यूसिन बिजनेस टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मौदा के शिरडी साई हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर सचिन शेंडे। सर वेलकम टू यूसीएन। सर आपने एजुकेशन फील्ड में इतने समय से काम कर रहे हैं, आप इतना कुछ आपने इतने लोगों को शिक्षित किया है आपने, और इतने कम समय में इतनी कम एज में आपने बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड भी जीता है। तो सर अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो इसमें आपका क्या कहना है? मैम, मैंने जब मेरा एजुकेशन स्टार्ट किया तो बेसिकली स्टार्ट में मैं भी रूरल एरिया में एजुकेटेड हुआ। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थे बेसिकली मैंने भी फेस किया। जब मैं 21 एज में आया तब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे भी इस फील्ड में जाके, क्योंकि सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे सारे चाहते थे कि डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, बट किसी का एम टीचर बनने का नहीं था। बट मेरा फैमिली बैकग्राउंड ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी मदर जो है वो भी टीचर हैं, सो उनके सपोर्ट की वजह से मैं इस फील्ड में आया। चाहता था कि बच्चों को जितना हम अच्छे से एजुकेशन दे पाए तो हमारा जो इंडिया कल्चर है तो उतना डेवलप होगा। तो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ, उसके बाद एमएससी अपीयर्ड मैथ्स में, मेरा बीएड हुआ है, देन एमएड ऑल्सो, पीजीडीसी साइबर में किया है मैंने, और उसके बाद बहुत सारे सोशल वर्क या सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। इस अलग अलग तरीके से लोगों की या बच्चों की, विद्यार्थियों की जिस तरह से हेल्प कर सकता हूँ वो करने की कोशिश की है। मैंने ये देखा कि भारतवर्ष में इतने सारे स्कूलें हैं, उसमें से 90% स्कूलें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और 10% स्कूलें सिर्फ शहरी विभागों में है। और हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो वो सारी शहरी भागों का एजुकेशन के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी जब हम बोलते हैं तो उस समय ग्रामीण भागों का एजुकेशन, जो ग्रामीण सेक्टर है वहां का एजुकेशन स्तर जब तक ऊंचा नहीं होगा तब तक हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही रहेगा, क्योंकि हमारी पुअर्टी लाइन जो है नियर अबाउट 40% पीपल आर बिलो द पुअर्टी लाइन। तो जब तक हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग नहीं होगा, और स्पेशली जो ग्रामीण इलाकों का जो सिस्टम है जो वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारा कंट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकता प्रॉपरली। तो इसलिए हमने बहुत अलग अलग तरीके से वर्क किया। मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ वो संस्था मौदा में शिरडी साई हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, जिसके संस्थापक श्री विट्ठल जी नागपुरे, इन्होंने अपने अथक परिश्रम से वो संस्था का निर्माण किया। और हम सब लोग वहाँ पे जुड़े हुए सारे टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, हम सारे लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को कम से कम फीस में अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिया जाए। इसलिए बहुत सारे स्कीम हम भी वहाँ पे अपने लेवल पे जितना हम कर सकते हैं वो लाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट वे से। आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए? चेंजेस की बात करें तो बहुत सारे होने चाहिए। जैसे बहुत सारी कंट्रीज पहले सबके ऊपर किसी न किसी ब्रिटिश या फिर ऐसे राज किए हैं बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ने। बट हमें ये देखा गया है, मैंने बहुत से लोग जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने बताया है कि जैसे रशिया हो, चाइना हो, ये कंट्रीज क्यों डेवलप हुई फास्टली कंपेरेटिवली विद द इंडिया। तो उन लोगों ने अपनी जो रीजनल लैंग्वेज थी उस पर वर्कआउट किया, ना कि सिर्फ इंग्लिश पे या ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज पे। दिस लैंग्वेज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, इंग्लिश ऑल्सो, बट उन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा वर्कआउट किया और हम लोग उसी पे फोकस नहीं करते। अभी फिलहाल राजेंद्र दर्डा जो हमारे शिक्षण मंत्री थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा लॉ लागू स्टार्ट किया था कि आप अगर शिक्षा लेना चाहते 11वीं 12वीं की साइंस की तो आप मराठी या हिंदी में भी ले सकते हैं, ना कि सिर्फ इंग्लिश का बाइंडिंग उसमें था। तो ये अच्छी योजनाएं लागू होती है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। दैट इज द मेन फैक्ट हियर। सो वी आर ट्राइंग ऑल्सो लाइक दैट। हमारे स्कूल में हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जहाँ जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में उसको शिक्षा दी जाए। इसलिए हमारे स्कूल में हम मराठी, संस्कृत, हिंदी और ऐसी बहुत सी भाषाएं जिसमें बच्चे कंफर्टेबल हो, स्पेशली इंग्लिश ऑल्सो, सो हम वो भाषा में बच्चों को शिक्षा देने की प्रयास करते हैं। अगर बात करें आपके स्कूल की हिस्ट्री की तो आप लोगों ने इसकी शुरुआत कहाँ से करी थी?
हमारा स्कूल का जो इस्टेब्लिश है, जो संस्था है हमारी साई बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, जिसके डायरेक्टर श्री विट्ठल जी नागपुरे हैं, इन्होंने संस्था की शुरुआत 1995 में किया था। संस्था ने बहुत सारे स्कूल वहाँ पे स्टार्ट किए, जब वो कुछ स्कूल नागपुर एरियाज में थे, कुछ ग्रामीण में थे। बट सर को जब ये रियलाइज हुआ कि नागपुर में तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज बहुत सारे स्कूल से मिल जाती है, तो क्यों ना ग्रामीण क्षेत्र में जाके हम अपनी जो शिक्षा हमने ली है वो बाकी बच्चों तक पहुंचाए। तो उन्होंने बाकी सारी स्कूल बंद करके सिर्फ मौदा रीजन में एक अपनी स्कूल, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज भी स्टार्ट किया। 1997 में वो स्कूल ओपनिंग हुआ। उसके बाद आज तक वो स्कूल का डेवलपमेंट स्टार्ट जब उन्होंने किया था तो वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स थे, और आप बिलीव नहीं करोगे कि नागपुर अभी मौदा पूरे तहसील में वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्वेंट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, 1400 स्टूडेंट्स दैट स्कूल है। और ये बच्चे इसलिए हैं कि उस स्कूल ने लास्ट 6 ईयर से 6 या 7 सालों से 100% निकाल दिया है, रिजल्ट दिया है एसएससी का। तो पूरी कोशिश लगन से सारे टीचर्स, हमारे स्पेशली संस्थापक जो संचालक हैं हमारे स्कूल के, वो स्वतः यानी खुद वहाँ पे प्रेजेंट रह के हर एक चीज़ों को संचालित करते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे आज भी एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे हम जिस क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि वहाँ के लोग इलिटरेट हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, और वो सारे डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर मोस्टली। और अभी के जो जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं तो उसका सारा इफेक्ट एग्रीकल्चर पे हो रहा है। तो वो लोग चाहते हैं कि बच्चे भी उनको हेल्प करें, तो वो स्कूल में भेजने के लिए अवॉइड करते बच्चों को। तो उन लोगों को हमें उस चीज के लिए अवेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है कि बच्चों को एजुकेट करना चाहिए उन लोगों ने। इसलिए हम ये सोच रहे हैं, हमने ये प्रस्ताव भी रखा है कि अभी सारी बच्चों का फोकस मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ है, बट हम लोग चाहते हैं कि स्टडी में जैसे एनवायरमेंटल एक सब्जेक्ट गवर्नमेंट ने अभी ऑप्शन में डाला है, उस तरह से एग्रीकल्चर का भी एक सब्जेक्ट कंपलसरी डाले, ना कि एक ग्रेड में। क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में जैसा हुआ कि एक ग्रेड सब्जेक्ट था, इसलिए टीचर्स ने उतना सीरियसली बच्चों को पढ़ाया नहीं, या बच्चे ने उतना सीरियसली लिया नहीं उस सब्जेक्ट को, तो उसका जितना इम्पैक्ट होना चाहिए था स्टडी के ऊपर उतना नहीं हो रहा है। बट हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट कंपलसरी अगर बच्चों को आ रहा है तो बच्चों को उसके प्रति यानी उसमें दिलचस्पी पैदा हो, और हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे जाके चाहे कि मैं एक फार्मर बनूं, क्योंकि आगे हमें जितने साइंटिस्ट और जितने मेडिकल और जितने इंजीनियर्स चाहिए उतने फार्मर्स भी चाहिए। अल्टीमेटली वो भी हमारा बेस है, एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट। सर, अगर देखा जाए, अगर जो आपका हिस्ट्री है स्कूल का, उस टाइम से लेकर अब तक क्या चेंजेस देखे आपने? स्कूल में तो बहुत सारे चेंजेस हुए। फर्स्ट कि हम जब स्टार्ट किए थे तो हमें ऐसा यानी एहसास हुआ कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आ रहे थे वो 25-30 किलोमीटर दूर से आते हैं, अभी भी आते हैं बच्चे। तो जब बच्चे आते थे तो मैंने एक बच्चे से पूछा था मेरे स्कूल के, बेटा तू कहाँ पे रहते हैं? तो उसने बताया, सर मैं ये विलेज में रहता हूँ। मैं तो पता भी नहीं था वो विलेज का नाम। फिर मैंने सर्च आउट किया, टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि सर वहाँ पे बसेस भी नहीं जाती, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसेस है। तो वो बच्चे कैसे आते थे? तो बहुत 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के या किसी के साइकिल पे लिफ्ट लेके या किसी तरह से वो, लेकिन उनको एक लगन थी पढ़ने की, इसलिए वो स्कूल में आते थे अच्छे स्कूल में जाने के लिए। शायद वहाँ पे भी जिला परिषद की स्कूल थी, बट वहाँ के हाल हमें सबको पता है। तो इसलिए अच्छे स्कूल में जाने के लिए वो लोग अथक परिश्रम से किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे आते थे। तो हमारे स्कूल के संचालक ने, संस्थापक ने उनके लिए स्पेशली एक बसेस की सुविधाएं स्टार्ट की, ट्रांसपोर्ट की, कि जिस तरह से बच्चों को इजी हो जाए कि वहां तक आने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे किए गए। एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस हमने किए। हम चाहते थे कि हमारे ग्रामीण के बच्चे भी शहरी बच्चों जैसा एजुकेशन ले, इसलिए हम जब हमारा एक टूर गया था, विजिट टूर जब हैदराबाद में, तो हमने देखा कि वहाँ पे आईटी के बच्चों कैसे पढ़ाया जाता है। हमने वो सेम टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए उपलब्ध करवाई। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेक्चर्स बच्चों के लिए अरेंज करवाए कि जिससे वो बच्चे और ज़्यादा इफेक्टिवली अपने पेपर सॉल्व कर पाए, स्टडी और अच्छे से कर पाए। तो ऐसे बहुत से टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स हमने यूज़ की हमारे स्कूल में, जिसकी वजह से हमें 100% हर साल रिजल्ट मिल रहा है।
सर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, कानून की, तो एक कानून पारित किया गया है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा सबका अधिकार। सर बेसिकली है क्या ये कानून? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। शिक्षा का अधिकार, जब ये कानून पारित हुआ तो बहुत से लोगों तक ये बात गई कि सबसे अच्छा एजुकेशन फील्ड में सबसे अच्छी कोई चीज हुई है तो ये अधिकार लोगों को मिल गया कि सारे बच्चे शिक्षित हो। लेकिन ये अधिकार जब से लागू हुआ है तो जितना शायद उसका बेनिफिट नहीं हुआ उतना हार्मनेस हुआ है लोगों को। वो किस तरह से? जैसे शिक्षा का अधिकार ये कानून जब पारित हुआ तो सारे स्कूलों में 25% बच्चे, जितने आप 100% की कैपेसिटी है तो उसमें से 25 बच्चे आपको फ्री एजुकेशन उनको देना है। ये सबके लिए बाइंड था, उस चाहे जिला परिषद स्कूलें हो, कारपोरेशन हो, प्राइवेट स्कूलें हो या पब्लिक सेक्टर की स्कूलें हो, सारे स्कूलों के लिए वो बाइंडेड किया था। लेकिन देखा यह गया कि वो स्कूलें 1-2 सालों के बाद अभी बच्चों का एडमिशन नहीं दे रही है। इसके रीजंस जब हमने जानने की कोशिश की है तो ऐसा पता चला कि गवर्नमेंट ने जब ये लॉ निकाला था तो भी इन्हें सोचा गया कि जो प्राइवेट स्कूलें होती, जो पब्लिक के मनी के ऊपर चलती हैं, तो वहां पे हम वो अनुदान देंगे जो बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, तो उसका अनुदान जो है वो गवर्नमेंट उस स्कूलों को देंगी। लेकिन देखा यह गया कि लास्ट 2 या 3 सालों से वो अनुदान अभी तक स्कूलों तक पहुंचा नहीं। तो इस तरह से वो स्कूलें फिर वो एडिशनल जो मनी था, 25 लोगों को जो फ्री 25 बच्चों को जो फ्री पढ़ाने का जो अमाउंट था वो बचे हुए 75 बच्चों पे डिवाइड किया गया कुछ स्कूलों ने। या फिर कुछ स्कूलों ने डिसीजन लिया कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है उस चीज के लिए तो हम क्यों बच्चों का एडमिशन दें। तो इस तरह से बच्चों को बहुत सारा लॉस हुआ उस चीज से। जिस बच्चों को 25% से बेनिफिट होना चाहिए उन लोग का एडमिशन नहीं मिला। तो कानून अच्छा था बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। वही अगर सही ढंग से अगर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, होता यह है कि स्कूलों के ऊपर पूरा डिपेंड है वो कानून। 25% स्टूडेंट्स कौन से लेना है ये स्कूल डिसाइड करता है, स्कूल का जो कमेटी है वो डिसाइड करती है। बट अगर उसी को सेंट्रलाइज किया जाए जैसे हम 11 के बच्चों के लिए करते हैं तो शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से हो। ऑनलाइन किया जाए, पार्शियलिटी लाई जाए उसमें, तो जितना हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे उस चीज में, आरटीए में, उतना ही वो कानून अच्छे से लागू होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर जैसे आपने बताया राइट टू एजुकेशन के बारे में, अगर सर बात करें कि ये प्राइवेट स्कूल्स को अब तक इस कानून से क्या क्या फायदे हुए हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूलों को कितना फायदा हुआ ये तो मैं बता नहीं सकता, बट बच्चों को जितना फायदा होना चाहिए था वो शायद उन तक नहीं पहुंचा पाया। वो इसलिए कि आरटीई बेसिकली जिस वजह से निकला था कि बच्चों को 25% आरक्षण मिले, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते लेकिन वो चाहते कि अब हमारे बच्चे भी उस अच्छे स्कूलों में जाए, तो वो बच्चे 25% की वजह से एक स्कूल में, सपोज प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो उनका सारा जो खर्चा हो रहा है, भुगतान जो है, वो गवर्नमेंट उस स्कूलों को देना चाहिए था। वो इस तरह से वो आरटीई में वो मेंशन किया गया है कलम के तरीके। बट प्राइवेट स्कूलों को वो अमाउंट नहीं दिया गया भुगतान, तो वो बेनिफिशियल तो नहीं हुआ शायद। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते थे उनको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है प्राइवेट स्कूलों में भी। बट जैसा हम चाहते थे कि बच्चों को उसका बेनिफिट हो, बट अभी जो स्कूलों ने डिसीजंस लिए हैं, कुछ स्कूलों ने, तो भुगतान न होने की वजह से शासन, जिस चीज के लिए शासन ने फोर्स किया था कि बच्चों को 25% की वजह से आप एडमिशन दीजिए, हम भुगतान करेंगे, बट पिछले 2 सालों से 3 सालों से भुगतान नहीं किया है, तो स्कूलों ने ऐसा डिसाइड किया है कि अभी हम एडमिशन्स नहीं लेंगे और हमें जितने चाहिए थे उतने ही एडमिशन्स लेंगे। तो इससे अल्टीमेटली बच्चों का ही नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि शासन अगर कोई स्कीम लगा रहा है तो पूरा सोच के लगाए, स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे कि जिसका बेनिफिट सारे जितने उससे निगड़ित लोग हैं, संस्थाएं हैं, स्कूलें हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको मिले उस चीज का, और ये प्रॉपरली ये सारी चीजें डिसाइड की जाए। हो ये रहा है आरटीई से कि सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, तो जिला परिषद में जो बच्चे थे, ऑलरेडी कम बच्चे थे, वो बच्चे भी शिफ्टेड हो रहे हैं अभी अच्छे स्कूलों में, तो वहां के टीचर्स एक्सेस हो रहे हैं। तो इस तरह से एक प्लान बनाना चाहिए, ना कि वो बच्चे शिफ्ट हो वहां पे कहीं पे। तो यहाँ पे हम अपने जो जिला परिषद लेवल की स्कूलें हैं या प्राइवेट स्कूलें हैं, उनका भी लेवल उतना ही अच्छा करे कि वो बच्चे पब्लिक स्कूलों में ना जाए, वो आरक्षण की वजह से वो बच्चे हमारी ही स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में या जिला परिषद के स्कूलों में आरटीई से पढ़े। तो इस तरह से कोशिश की जाना चाहिए।
बट हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कानून तो पास हो जाते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली सर, हम आपसे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में और जानेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सर, अगर हम बात करें एनजीओ की, आपका खुद का भी एक एनजीओ चलाते हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत लोगों को शिक्षित किया है, और जिस तरह से आज के सिनेरियो में देखा जाए, लोग टीचर्स पैसा कमाने के लिए बच्चों को फोर्स करते हैं ट्यूशंस के लिए, तो उसके लिए आपने एक एनजीओ चलाया है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी शुरुआत आपने कैसे करी? अच्छा मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने एनजीओ की स्टार्ट की तो हमने ये स्टार्ट एक्चुअल हम जब पढ़ रहे थे, तो जब हम 12th में थे तो हमने जब ट्यूशंस लगाने के लिए गए, एक्चुअल मैं बहुत पुअर फैमिली से आता था तो उस समय मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे तब, तो जब हम ट्यूशंस लगाने गए किसी एक सर के पास तो उन्होंने कहा कि 1 लाख पर ईयर लगेगा आपको जेई का, या उस समय जो AIPMT वगैरह थी उसकी फीस 1 लाख तक थी ट्यूशंस में। तो हम लोगों ने सोचा कि इतनी फीस तो हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उस समय हमारे कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि जब हम हमारी लाइफ में कुछ बन जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास करेंगे कि जो क्लासेस वाले या ट्यूशंस में जिस तरह से बच्चों को हैरास करके या किसी तरह से अट्रैक्ट करते अपने तरफ बच्चों को ले आते हैं और उनसे लाखों रुपए वो ऐड लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने वो एनजीओ का स्टार्ट किया, जन जागृति करके वो एनजीओ हम चलाते हैं, जिसमें सारे टीचर्स है, कुछ एडवोकेट्स है, कुछ डॉक्टर्स है, और ऐसे बहुत से अलग अलग फील्ड के लोग हम लोग कंबाइन हुए। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उनके कुछ फ्रेंड्स, ऐसे मिला के हमने एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप अलग अलग गांव तक पहुंचता है, या वहीं के जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको हमने हमारे ग्रुप में सदस्य बनाया है। वो रात में जो बच्चे ट्यूशंस नहीं लगा सकते, या किसी स्कूल अगर किसी बच्चों को फोर्स कर रही है हमारे पास ट्यूशंस लगाने के लिए, तो वो सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। जहाँ भी पॉसिबल होगा, जिस गांव में रात के समय, दिन के समय, जैसा पॉसिबल होगा, हमारे एनजीओ के बच्चे या फिर जो टीचर्स हैं वो वहाँ जाके उस फील्ड के क्षेत्र में जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, 12th में है, कोई AIPMT की स्टडी कर रहा है, जेई का स्टडी कर रहा है, तो वो वहाँ जाके वो बच्चों की हेल्प करते हैं। और ये हमारे संस्था में भी हम करते हैं। मैं जो स्कूल में हूँ, शिरडी साई हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, तो हम हमारे संस्था में भी हमारे सर ने जेई के यानी काउंसलिंग के क्लासेस लिए हैं, हम लोगों ने पूरा टोटली फ्री लिए हैं बच्चों के लिए। और ये नहीं कि हमारे ही स्कूल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम बाकी स्कूलों के बच्चे जो आना चाहते हैं हमारे पास, या बाकी गाँव के बच्चे जो वहाँ आके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हम फ्री में वो क्लासेस लेते हैं, जेई के, AIPMT के। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हम कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाके हेल्प लेते हैं कि आप जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते उनके लिए हेल्प कीजिए। तो हमारा एनजीओ अलग अलग तरह से वर्क करता है इन सारी चीज़ों के लिए। सर, अगर देखा जाए जो ये टीचर्स बच्चों को फोर्स करते हैं ट्यूशंस के लिए, तो सर इनके ऊपर क्या कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई कानून पारित करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे ये चीज़ पे रोक लग सके? इसके लिए कानून है, बहुत सारे कानून हैं, एंटी करप्शन लॉ है, 35 कुछ लेक्चर्स हैं। आप देखोगे तो बड़े बड़े कॉलेजेस में लेक्चर है, पर बाहर वो लोग उनका नॉलेज कॉलेज में यूटिलाइज ना करते हुए बाहर जाके वो ट्यूशंस लेते हैं, बड़ी बड़ी ट्यूशंस में वो लोग जॉब करते हैं। सबको पता है, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। तो ऐसे टीचर्स के खिलाफ गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उनके क्लासेस या जिस कोचिंग में वो पढ़ाते हैं वो कोचिंग बैन करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरे, ऐसे भी टीचर्स हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनका पे स्केल 5000, 4000, 4000 या 5000 में जो लोग काम करते हैं। अभी ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि वो लोग ट्यूशंस ले पाए, कि उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ पे मिलता नहीं है, तो 4000, 5000 टीचर अगर कमा रहा है तो वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए एटलीस्ट उतना तो वो ले सकता है, ट्यूशंस तो लेना चाहिए उसने। सर, अगर सुविधाओं की बात करें तो आपका जो एनजीओ है, आप किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं स्टूडेंट्स के लिए? हम लोग अलग अलग तरीके से बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे किताबों की मैंने बात किया, हम लोग जैसे हमारे कुछ कारपोरेटर्स पहचान के हैं नागपुर के, जो लोग हेल्प करते हैं। हमारे संस्था के कुछ हमारे संचालक सर भी जो नागपुरे सर हैं, वो भी अलग अलग बच्चों जो बच्चों नहीं खरीद सकते, वो किसी भी स्कूल के हो
किसी भी गांव के हो, हमारे तक अगर वो बच्चे आते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेक्स्ट बुक कॉपीज हम प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को। उसके अलावा काउंसलिंग का जो मैंने बताया कि काउंसलिंग के सेशंस हम अरेंज करते हैं बच्चों के लिए। हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो तहसील प्लेस में होना चाहिए वो बच्चों तक जाए। उसके तरह अभी हमने पिछले साल एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें अलग अलग बहुत सारे क्लासेस के बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उनमें जो टैलेंट था ड्राइंग का, आर्ट का, वो पूरा फ्री ऑफ कास्ट था हमारे स्कूल की तरफ से। वो बच्चों का टैलेंट वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनकी कोशिश, छोटी सी कोशिश हमने की है लास्ट टाइम। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चों का टैलेंट बाहर आए। दूसरा, क्रीड़ा क्षेत्र में हम लोग वर्क करते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे हम अगर अर्बन एरियाज की बात करते हैं, सिटीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत स्कोप है, वो जाके किसी क्लब में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्रीड़ा संकुल है उनके लिए। बट गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो स्कूल में भी नहीं है, एक स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं है और ना ही ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जहां बच्चे प्रैक्टिस कर पाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को उस स्तर पे लेके जाने का, और हमने प्रस्ताव भी रखे हैं कि कम से कम तहसील प्लेस पे एक क्रीड़ा संकुल होना चाहिए जहां पे उसके आसपास के गांव के बच्चे आके वहां पे अपनी जो हॉबी है, जो जिस क्रीड़ा के यानी स्पोर्ट के प्रति उनकी रुचि है, वहां पे वो प्रैक्टिस कर पाए उस तरह से। इसके अलावा हम लोगों ने इस साल कोशिश किया हमारे स्कूल में कि एक इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है जिसमें अलग अलग देशों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस ओलंपियाड में हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया इस साल और उसमें नियर अबाउट 50 गोल्ड मेडल्स बच्चों को मिले हैं। यानी दूसरी अलग अलग कंट्रीज के बच्चों के साथ हमारे गांव के बच्चे भी यानी उतने टैलेंटेड हैं, ये हमने दिखा दिया वहां पे। तो ऐसी कोशिशें हम लोग करते रहते हैं कि जिससे बच्चों का जो स्किल है वो ना कि सिर्फ गांव तक, शहरों तक, हमारे देश तक, बल्कि विदेश तक पहुंचे। तो ऐसी कोशिशें हम लोग करते रहते हैं। सर, देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई टीचर्स जाना नहीं चाहते, एजुकेटेड हो जाते हैं, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? पहला तो जैसे सिटी में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, ट्यूशंस जैसे मैंने एक बताया, सारे लोगों के लिए वो एक बेनिफिट है। सेकंड रीजन, जैसे प्राइवेट स्कूलें हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलें हैं तो वो चाह के भी पे सैलरी नहीं दे पाते, 4,000 5,000 सैलरी देते हैं। तो टीचर्स को आने जाने में और वो पूरा टाइम शेड्यूल करने में बहुत सारी उनकी सैलरी उसी में वेस्ट हो जाती है। तो लोग नहीं चाहते कि वहां जाके पढ़ाए। एक तो उनको सैलरी वाइज बेनिफिट नहीं मिलता, दूसरा लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाऊं जिससे मेरा खुद का रेपुटेशन अच्छा हो, बड़ी स्कूल में पढ़ाऊं जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हो, बैकग्राउंड हो, वो एनवायरनमेंट मिले उनको इंग्लिश का, तो जिससे पे स्केल भी अच्छा मिले और उनका एक रेपुटेशन अच्छा रहे। बट ग्रामीण में जाके कोई पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे पुअर फैमिली के बच्चे आते हैं। तो बट सारे टीचर्स अगर सोचा कि नहीं, एटलीस्ट कुछ टीचर्स ने अगर सोचा कि नहीं हमारा एजुकेशन कुछ अच्छे कार्य के लिए काम में आना चाहिए, मैं चाहूंगा कि कुछ टीचर्स ग्रामीण इलाकों में जाके भी उनको भी पढ़ाने की कोशिश करें। सर, देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर ज्यादा पढ़ाने में कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पेपर वर्क ज्यादा होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने भी ये कोशिश की है। एक्चुअल क्या होता है, गवर्नमेंट में जितने यानी जैसे इलेक्शन है, जनगणना है, बीएलओ का वर्क है, ये सारा वर्क, इवन पोलियो का भी वर्क, ये सारी चीजों का काम टीचर्स को दिया जाता है। तो टीचर्स एग्जैक्टली टीचिंग करने के अलावा क्लरिकल का वर्क भी करते हैं। वो अपना सारा टाइम वो पेपर वर्क में बिता देते हैं, इससे अपना 100% वो बच्चों को नहीं दे पाते। तो मैं गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान दे और ट्राई करे कि टीचर्स को कम से कम इन चीजों में यूटिलाइज किया जाए। उनका जो मेन वर्क है टीचिंग, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। आप यकीन नहीं करोगे कि टीचर्स को हर साल हर गांव में जाके, जिस गांव में पढ़ा रही है टीचर्स, वहां गांव में जाके हर एक कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इसकी गिनती करनी पड़ती है। इसके अलावा भी उनको उस गांव में कितने जानवर हैं, कितने बैल हैं, कितने काउज हैं, ये सारी चीजें उनको काउंट करना पड़ता है। तो इसके वजह से उनका सारा फोकस जो है वो पढ़ाने में ना रहते हुए वो इन चीजों पे चला जाता है। तो
इस सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट में, और ट्राई करना चाहिए कि इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दे, और टीचर्स को स्पेशली जिस वर्क के लिए हमने रखा है टीचिंग के लिए, तो उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो जिससे बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो, और हमारा जो भारत है, इंडिया है, हम जो चाहते हैं कि जो उस लेवल पे जाए एजुकेशन पे, क्योंकि हमारे इंडिया में हम 100% में से 25% जो है अमाउंट वो एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। वो अगर सही तरह से यूज हुआ एजुकेशन में तो ही हमारा इंडिया डेवलप्ड होगा। आपके हिसाब से इस चीज पे किस तरह रोक लग सकती है? इसके लिए सिर्फ एक ही हम कर सकते हैं कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाए इस सब कामों के लिए, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये जनगणना का, पोलियो का, या फिर इलेक्शंस का, BLO का, और ये जो जानवरों की गिनती होती है सालों में, तो ये सारा जो काम होता है एक्स्ट्रा वर्क, तो उस सारा वर्क वो एक डिपार्टमेंट करे। उसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो क्लरिकल सेक्टर है जो जिला परिषद का, जहाँ पे टीचर्स लोग को बहुत हरास किया जाता है, उनके काम प्रॉपरली नहीं होते, अगर गवर्नमेंट में, शासन ने वहाँ पे भी एक सिटीजन चार्टर लगा दिया तो वो बहुत अच्छा होगा। जितना हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, उतना ही हमारा एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, हम अच्छे नागरिक बना सकेंगे। अगर देखा जाए कि आपका भी एक विलेज में है आपका स्कूल, तो वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करता है आपका स्कूल, जहाँ पे टीचर्स नहीं आना चाहते हो, टीचर्स की कमी हो, बच्चे इस चीज से सफर कर रहे हो? नहीं, होता है ना, हमारे यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम्स आते हैं, बट हमारे यहाँ पे एक ऐसा सर ने रूल बना के रखा कि जिसकी वजह से टीचर्स को हम एक लेवल तक सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसा पेमेंट की बात है, तो हमारे यहाँ पे एक रूल बना हुआ है कि उस बेसिस पे हम सारे टीचर्स को सैलरी देते हैं, एक मिनिमम सैलरी देते हैं, जिससे टीचर सेटिस्फाइड हो और अपना फुल 100% बच्चों को दे पाए। दूसरा, जितना फैसिलिटी PF जैसी है या जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट की दे सकते हैं हम उन लोग को, या आने जाने का जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम टीचर्स को देते हैं। उस तरह से उनके बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ना चाहते तो उनको भी हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हम अपने टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से हमें तो आज तक ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, टीचर्स ना मिले ऐसा। और एक एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट हम स्कूल में रखते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को एक अटैचमेंट रहता है बच्चों से, जिसकी वजह से टीचर्स, हमारे यहाँ पे कुछ टीचर्स जो 17 ईयर्स से जॉब कर रहे हैं, 10 ईयर्स से एक टीचर्स 10 ईयर्स 12 ईयर्स, तो वो टीचर्स सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं आते हमारे यहाँ पे, एक अटैचमेंट है स्कूल से। वो जानते हैं कि स्कूल बच्चों की हेल्प, ग्रामीण इलाकों में कुछ करने के लिए स्कूल वर्क कर रहा है, तो वो अपना भी कुछ डोनेट करना चाहते हैं उसके साथ, इसलिए हमारे यहाँ पे टीचर्स मोस्टली वर्क कर रहे हैं। सर, देखा जाए तो इन फ्यूचर आप अपने स्कूल में स्कूल की ग्रोथ के लिए और किस तरह की टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं? हमने तो बहुत सारी प्लानिंग की है। अभी फिलहाल एक नासा का प्रोजेक्ट है, तो हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हुआ तो हमारे बच्चे शायद अमेरिका तक पहुंच जाए वो नासा में। तो उसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे जो संचालक सर है नागपुर सर, वो हैदराबाद में मोस्टली उनके फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग सॉफ्टवेयर्स ला रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभी भी फिलहाल हमने सारे रूम्स में, नियर अबाउट जितने रूम्स हैं हमारे क्लासेस, वो सारे सॉफ्ट बोर्ड लगे हैं। सभी इसमें टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो जिससे वो एनवायरनमेंट में, क्योंकि अभी फिलहाल जो एनवायरनमेंट है, बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दिया जाए। तो हम लोग इसलिए उनको कनेक्ट रखते हैं एनवायरनमेंट के साथ, इसलिए सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हैं। इन फ्यूचर अपने NGO और स्कूल को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? जब तक मैं उस स्कूल में वर्क करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा स्कूल ना कि सिर्फ उस तहसील प्लेस पे, ना नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, ना कि हमारे देश में, बल्कि विदेश तक उस स्कूल का नाम जाए। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग लेवल पे, स्पोर्ट्स पे हो, इंटरनेशनल जैसे मैंने बताया, ओलंपियाड हो, या अलग अलग क्षेत्रों में जहां बच्चों की रुचि है। ऐसा नहीं कि हम उनको फोर्स कर रहे हैं उस वहां जाने के लिए, हम पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं उस चीज़ के लिए। तो बच्चों की जिस क्षेत्र में रुचि है उसको वहाँ पे प्रमोट करने का काम हम लोग कर रहे हैं, और हम कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करना हमारे हाथ में है, फिर तो बाकी तो। सर, आप ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो आज भी एजुकेशन को इतना महत्व नहीं देते हैं, और ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए
मोटिवेट कर सकें? नहीं, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको शिक्षा का उतना महत्व नहीं पता। तो हम लोग उनके लिए काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, कुछ डॉक्टर्स को बुलाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को, कि जिसके वजह से वो पेरेंट्स को हम मोटिवेट कर पाए, उनको समझा पाए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के करियर के लिए। एजुकेशन से सिर्फ वो बच्चों को जॉब्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट उनका एक पर्सनालिटी डेवलप होगा जिसके वजह से वो किसी की गुलामी ना कर पाए, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, डेवलप हो। तो जो शायद आप लोग नहीं कर पाए अपने लाइफ में, वो आपके बच्चे कर पाए, आपके सपने आपके बच्चे पूरा कर पाए, ये हम समझाने की कोशिश करते हैं सारे पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच सर, आपने एजुकेशन के बारे में हमें इतनी जानकारी दी। फिलहाल मेरे साथ इस बिजनेस टॉक शो में इतना ही। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़। नमस्कार।